तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा अग्रवाल है। मैं MBBS स्टूडेंट हूँ एम्स न्यू दिल्ली में। नीट 2018 में मेरा AIR 7 आया था। एम्स 2018 में मेरा AIR 42 आया था। अभी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि नीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में रिवीजन कैसे करते हैं। सो लाइफ इज़ एन इको, वॉट यू सेंड आउट इट कम बैक्स टू यू, वॉट यू सो एज यू रीप। कीज टू सक्सेस अभी हम ये देखेंगे। सबसे पहला एक इनिशियल इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सक्सेस में कि गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप आपका जो हार्ड वर्क है वो एक सही डायरेक्शन में लगाए, आपको पता हो कि आपको कहाँ जाना है और आप उसी हिसाब से हार्ड वर्क करें। तो अभी आप सबका गोल सेट है कि आपको नीट में अच्छा रैंक लाना है और अच्छा कॉलेज चाहिए। सो प्लानिंग फॉर रिवीजन। देखिए, रिवीजन करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस एक बार पूरा पढ़कर हो जाना चाहिए। सो फिनिश योर पोर्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हुई हो। आपका पूरा मतलब सारे टॉपिक्स कम से कम आप एक बार पढ़ चुके हों। उसके बाद में आपको रिवीजन का प्लान करना चाहिए, जिसमें आप टीचर्स का, आपके सीनियर स्टूडेंट्स का हेल्प ले सकते हैं। सो व्हाट टू डू। सो देखिए, आपके खुद के हिसाब से आपको प्लान बनाना है, किसी का कॉपी नहीं करना है। किसी से हाँ, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे करना है, लेकिन आपको खुद का ही प्लान बनाना है। हमेशा एक प्लान पेपर पे लिखना है आपको। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि आपका जो डेली गोल है उसे आप पेपर पे लिख लीजिए कि आप दिन में क्या क्या करना चाहते हैं। और फिर उस चीज़ का प्रोग्रेस आप रात को एक बार देखिए, आपका जो आप एम था वो आप फुलफिल कर पाए या नहीं। अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, क्या क्या रीजंस हुए होंगे, वो सब आप एक बार एनालाइज कीजिए रात को सोने से पहले। सो मोटिवेशन मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टू कीप गोइंग ऑन, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है, सिलेबस बहुत बड़ा है। मोटिवेशन अगर आपका नहीं रहेगा तो आप जल्दी बोर हो जाओगे, थक जाओगे और फिर आपका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए आपका एक मोटिवेशन रहना चाहिए जिससे आप हमेशा पूरे जितना भी आपका टाइम है नीट के लिए आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। सो उसके लिए आप अपने आप को ये याद दिलाते रहिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। आपने शायद स्टार्ट इसलिए किया हो क्योंकि आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए है, या फिर आपको आपके मम्मी पापा का ड्रीम फुलफिल करना है। तो जो भी चीज़ की वजह से आपने शुरुआत की थी वो अपने आप को याद दिलाते रहिए और पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। देखिए, सेल्फ टॉक सब करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सो आप जितना हो सके खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। एक और तरीका है मोटिवेट करने का कि आपको जो छोटे छोटे सक्सेस मिलते हैं उसे भी आप सेलिब्रेट कीजिए। यानी किसी एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छा रैंक आया, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो उससे आप सेलिब्रेट कीजिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, कि इस बार मैंने अच्छा किया तो मैं आगे भी अच्छा कर सकता हूँ। सो हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। देखिए, हार्ड वर्क का कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। देर इज़ नो अदर वे टू सक्सेस देन हार्ड वर्क। सो हार्ड वर्क आपका बस ये एम होना चाहिए कि आपका जो डेली वर्क है उसमें आपका पूरा कमिटमेंट होना चाहिए और उसे आपको एकदम अच्छे से करना है। प्लस अब ये याद रखिए, टुडेज पेन इज़ लॉन्ग टर्म प्लेजर, या फिर टुडेज प्लेजर इज़ लॉन्ग टर्म पेन। सो हाउ टू स्टडी। सो फिर अभी हम देखेंगे कि स्टडी कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। देखिए, सबसे वर्क अकम्प्लिश्ड इज ऑलवेज टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी आप कितना समय देते हैं पढ़ाई को ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उस समय में कितना ज़्यादा फोकस्ड है अपनी पढ़ाई को ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यानी आप 5 से 6 घंटे दिन में पढ़िए, लेकिन वो जो 5 से 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। उसमें आपका कहीं और का बिल्कुल नहीं सोचना, कोई सोशल मीडिया आप यूज़ मत करना। पूरा आपका जो ध्यान है पढ़ाई पे हो, उससे आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा। सो हाउ मच टाइम शुड वी स्टडी। देखिए, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर ड्रीम। आपको जितना ज़्यादा चाहिए आपको उतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा।
अगर आपका सिर्फ नीट में लगने का ड्रीम है या फिर अगर आपका टॉपर आने का ड्रीम है तो उस हिसाब से ही आपको पढ़ाई करनी है। सो लाइफस्टाइल ड्यूरिंग स्टडी। देखिए लाइफस्टाइल्स अलग अलग प्रकार की हो सकती है। एक मोनेस्टिक लाइफस्टाइल, यानी आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं आपके आसपास कौन है, कौन क्या कर रहा है, आपका बस टारगेट है और आपके दिमाग में सिर्फ वो चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। एक है वाई मॉडल लाइफस्टाइल, जिसमें आप पढ़ भी रहे हैं और आपका जो रूटीन लाइफ है वो भी इंजॉय कर रहे हैं। और एक होता है रिदमिक लाइफस्टाइल, यानी आप मैक्सिमम टाइम इंजॉय ही कर रहे हैं, बीच बीच में पढ़ लेते हैं। तो देखिए अभी आपका एक ही एम है होना चाहिए कि आपको मोनेस्टिक लाइफस्टाइल जीना है। आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चलना चाहिए, जो भी आपका टारगेट है वही चलना चाहिए। हाँ, 11th के शुरुआत के टाइम में अगर आपने थोड़ा बहुत बाय मॉडल लाइफस्टाइल में अगर आप रहे होंगे तो ठीक था, लेकिन अब जब एग्ज़ाम पास में आ गई है, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपको पूरा टाइम पढ़ाई करना है, पूरा आपका दिमाग हमेशा पढ़ाई के इसमें ही होना चाहिए। सो अप्रोच एट द टाइम ऑफ सेल्फ स्टडी। सो जो सेल्फ स्टडी आप करते हैं उसमें जो सुबह का टाइम होता है, यानी वो टाइम जब आपका माइंड एकदम फ्रेश हो, वो टाइम आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स आपको उस दिन पढ़ने हैं उनमें जो सबसे हार्ड टॉपिक है वो आप सुबह के टाइम पे पढ़िए, जो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है। इससे वो आपको बहुत ईजिली ग्रास्प हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, रीड ओनली वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। एक साथ फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी ऐसा नहीं, एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ऑल्सो जब आप पढ़ रहे हो तब आपके आसपास कोई गैजेट जैसे मोबाइल लैपटॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप पढ़ रहे हैं फिर आप सोचते हैं कि चलो थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ, और फिर वो थोड़ा ही बहुत टाइम आपका बर्बाद हो जाता है और आपकी पढ़ाई का नुकसान होता है। तो इसलिए ऑलवेज रिमूव ऑल द गैजेट्स फ्रॉम स्टडी प्लेस। सो स्टडी मटेरियल। देखिए अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जैसे अगर आपके 650 या 600 के ऊपर आ रहे हैं, और अगर आपका टारगेट है कि आपको इसी तरह से नीट में भी मार्क्स चाहिए, सो रिमेंबर एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको नहीं पता कि किस चैप्टर से कोई कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो इसलिए आपको सारे टॉपिक्स इक्वली इम्पोर्टेंस से पढ़ने हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे, अगर आप 500 या उससे कम के रेंज में है, तो आपका पहला ये टारगेट होना चाहिए कि आप नीट में लगे, आप मतलब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए। तो उसके लिए 80-20 रूल आप फॉलो कीजिए, यानी जो कुछ 20% से 40% टॉपिक्स कुछ होते हैं हर सब्जेक्ट में, और उन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम 60-80% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप आपके टीचर से कंसल्ट कीजिए कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले उन पे फोकस कीजिए, और वो जब एकदम अच्छे हो जाते हैं फिर आप बाकी के लिए कुछ सोच सकते हैं। ओके, सो प्लानिंग फॉर रिविजन। सो अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ 500 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको कैसे रिविज़न करना चाहिए। तो अगर आपके पास 60 डेज़ है तो आप ऐसा कीजिए कि जो पहले 25 डेज़ है उसमें आप सारे टॉपिक्स रिवाइज़ करेंगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट 15 डेज़ है उसमें जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है और जो आपके टॉपिक्स वीक है वही पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में जो बाकी के 20 डेज़ बचते हैं उसमें आपको फिर से सिलेबस पूरा रिवाइज़ करना है। लेकिन आप उसमें पहले ऐसा कीजिए कि जो चैप्टर्स है उन्हें 3 ग्रेड्स में डिवाइड कीजिए, ईजी, मॉडरेट और हार्ड। और फिर ईजी चैप्टर से शुरुआत कीजिए, फिर मॉडरेट चैप्टर्स और फिर हार्ड चैप्टर्स। और अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, यानी 600 या उसके ऊपर आ रहे हैं, तो उसमें भी आप रिवीजन ऐसे ही की आपको इसी तरह से करना है, लेकिन उसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। आप कोई भी टॉपिक्स स्किप मत कीजिए। यानी अगर आपके पास पहले 60 डेज़ है तो फिर पहले 25 डेज़ में से पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। फिर अगले जो 15 डेज़ है उसमें जो आपके हार्ड चैप्टर्स है और जो आपके वीक चैप्टर्स है वो रिवाइज करने हैं, चाहे वो कम इम्पोर्टेंस हो तो भी। अगर आपको हार्ड लगते हैं तो आपको वो रिवाइज करना है। और बाकी के जो 20 डेज़ बचते हैं उनमें आपको इसी तरह से ईजी, मॉडरेट और हार्ड में सिलेबस डिवाइड करके पढ़ना है, पहले ईजी फिर मॉडरेट फिर हार्ड। सो हाउ टू स्टडी। इसमें देखिए फिज़िक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री जो होते हैं
वो मोस्टली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें आप जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो आपको सारे बुक्स से पढ़ना है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो ट्यूशन के नोट्स हो, आपको हर जगह से पढ़ना है और कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स है। तो एक बार अगर आप वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर आप इजीली उसको भूलेंगे नहीं, आपको वो बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो फिर एक बार आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो जो ट्यूशन में जो क्वेश्चन बैंक देते हैं उसमें से, या फिर कोई प्रैक्टिस बुक आप ले लीजिए उसमें से, बहुत सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और फिर उन क्वेश्चंस को आप जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप मार्क करके रखिए, उन्हें तो आप एनालाइज कीजिए कि आपके क्यों रॉन्ग हुए, क्या वो सिली मिस्टेक था, या फिर आपके वो पढ़ने में नहीं आया था, या फिर आपके कंसेप्ट में प्रॉब्लम थी। ये एनालाइज कीजिए, उस तरह से इम्प्रूवमेंट कीजिए, और ये जो रॉन्ग क्वेश्चंस है उन्हें भी आप बार बार बाद में देखते रहिए। और फिर रिवीजन के वक्त जब भी आप पढ़ते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि एक छोटी सी समरी बना दीजिए इन चैप्टर्स की। जैसे कि फिज़िक्स में आप एक बुक में सारे फिज़िक्स के फॉर्मूलेज लिख लीजिए, या फिर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आपके सारे रिएक्शंस लिख लीजिए एक बुक में, और फिर बाद में उसी को पढ़िए। और फिर उसके बाद में नए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहले जो पुराने क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे थे वो देखिए, और फिर नए क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। आपको कंसेप्चुअल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका रिवीजन इसी तरह से करना है। और फिर होते हैं बायोलॉजी और फिजिकल केमिस्ट्री जैसे टॉपिक्स, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे टॉपिक्स। उसमें आपको पता है मगअप करने के लिए बहुत है। ये जो टॉपिक्स है बहुत वोलाटाइल भी हैं, कि मतलब क्या कि आपको बार बार ये पढ़ते रहना पड़ेगा, वरना आप ये भूल जाएंगे। तो इसलिए इसका एक ही तरीका है, बार बार आप पढ़िए। इसमें आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितने ट्यूशन में आपको दिया जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चन बैंक्स, उतना ही सॉल्व कीजिए। उसके अलावा आपको इन सब्जेक्ट के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक ही आपका एम्फेसिस रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स। देखिए, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और मैं ये आपको हमेशा कहूँगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम लिमिट के साथ कीजिए। मतलब देखिए, एग्ज़ाम में तो आपका फिक्स टाइम होगा, 180 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे होंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो फिर मेरा ये सजेशन ही रहेगा कि आप घर पे भी टाइम लगा कर ही कीजिए, जिससे आपको जो टाइम लिमिट में रहने का आपको प्रैक्टिस होगा। और इसी जैसा मैंने कहा आपको कि जो क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं उसे मार्क कीजिए और उसे बाद में देखिए। और यहाँ पे एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त रिवीजन भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, देख नहीं रहे क्या रॉन्ग हुआ, क्यों रॉन्ग हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज भी कीजिए कि आपके क्वेश्चंस क्यों रॉन्ग हुए, क्या आप कुछ भूल गए, या फिर कोई आपके कभी आप पढ़ने में ही नहीं आया, या फिर कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, और उस तरह से ही आप इम्प्रूवमेंट कीजिए। ऑब्स्टैकल्स ड्यूरिंग रिवीजन करते वक्त क्या क्या ऑब्स्टैकल्स आ सकती है। एक आ सकता है ग्रुप स्टडी। तो फिर मैं कहूँगा कि रिवीजन के वक्त ग्रुप स्टडी आप अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपके अलग अलग फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, उनके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं कि उन्हें नीट में कितने मार्क्स चाहिए, उनका अलग अलग स्टडी टाइम हो सकता है। प्लस कभी कभी हम रिवीजन कर रहे हैं, इसी में हम कुछ और ही बातें करने लग जाते हैं और हमारा उसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है, और उसी के साथ साथ ट्रैवलिंग में भी बहुत समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जब रिवीजन करेंगे तब ग्रुप स्टडी अवॉइड कीजिए, वही अच्छा है। सिली मिस्टेक्स, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स इसे फेस करते हैं। हम जैसे ही एग्ज़ाम हुई तो हम पेपर चेक करते हैं, तो हाँ, हमें पता चलता है कि कुछ सिली मिस्टेक्स हमारे हुए हैं, और वो अगर हम अवॉइड करते तो हमारे मार्क्स ज़्यादा आते। तो हम इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं? पहले तो हमें कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना होगा एग्ज़ाम्स के लिए। उसमें सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, शांति से पूरा अच्छे से पढ़िए। हमारे ह्यूमन ब्रेन की एक आदत होती है
कि जो हाई प्रेशर एग्ज़ाम होता है उसमें हमें जो देखना है हम वही देखते हैं, इसीलिए हमें बहुत बार हम पूरा क्वेश्चन पढ़ना अवॉइड करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन के जो लास्ट में 2-3 वर्ड्स है उसी से पूरा क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है, इसलिए रीड द टोटल क्वेश्चन प्रॉपरली। दूसरा, इम्प्रूव, डोंट सॉल्व द क्वेश्चन इमीडिएटली। ऐसा कुछ सेकेंड्स का हमें टाइम लेना है। जो अगर हम फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट डाटा हमें डालना है और पूरा शांति से हमें कैलकुलेशन करना है बिना हरी के। और फोकस ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री के कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जो लास्ट स्टेप्स होते हैं हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इसलिए उसमें हमारे सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और शांति से ही सारे स्टेप्स सॉल्व करने चाहिए। एंड अवॉइड न्यू क्वेश्चन। अगर हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उस समय हमें एक ही क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बीच में से बिना वो पूरा सॉल्व किए दूसरे क्वेश्चन पे चले गए, ऐसा नहीं, इससे कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो न्यू क्वेश्चंस अवॉइड कीजिए। एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पूरा ध्यान उसी पे रखिए। एंड रीड ऑल द ऑप्शंस। कई बार हमने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छे से पढ़ लिया शांति से, हमें आंसर पता चल गया और वो आंसर पहले या दूसरे ऑप्शन में ही रहा, हम उसी को टिक करके सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। चारों ऑप्शन शांति से पढ़िए। हो सकता है आपको कुछ नया पता चले, आपको पता चले कि आप जो सोच रहे थे वो गलत था चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद, इसलिए चारों ऑप्शंस पढ़िए। और अगर आप कंफ्यूज्ड है तो फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर से चारों ऑप्शंस पढ़िए। एंड टाइम मैनेजमेंट। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप मॉक क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कीजिए और उसमें आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी आप 3 घंटे का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं पीसीबी का, तो उसमें आपको आप फाइनल एग्जाम में जितना टाइम देना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को उतना ही टाइम दीजिए। और एक प्लानिंग आपकी पहले से तैयार होनी चाहिए कि आप पहले कौन सा सेक्शन सॉल्व करेंगे। आपको जो कोई सेक्शन सबसे इजी लगता है वो आप सॉल्व कीजिए, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। जैसे मुझे फिज़िक्स बहुत आसान रहता था, इसलिए मैं हमेशा फिज़िक्स से सबसे पहले सॉल्व करता था। और आपका जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स को आपको कितना टाइम देना है ये आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए और आपको एग्ज़ाम में उतना ही टाइम देना है। अब अगर आपने फिज़िक्स को जैसे 55 मिनट्स दिए और 55 मिनट्स में आपका पूरा फिज़िक्स सॉल्व नहीं हो पाया तो उसे छोड़ दीजिए, बाकी का फिज़िक्स का पोर्शन छोड़ दीजिए, आगे का जो बचता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो फिर वापस फिज़िक्स पे आइए। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको टाइम का ध्यान होना चाहिए। कई बार आपको जैसे फिज़िक्स ज़्यादा पसंद आया तो आप आराम से उसे ही सॉल्व करने लग गए और आपका बहुत ज़्यादा टाइम उसी में चला गया, ये भी अवॉइड करना है। और एक और सिली मिस्टेक का रीज़न होता है मिस्टेक्स ऑन ओएमआर शीट। ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा सोच होता है कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे और आखिरी में ही सारे क्वेश्चंस को मार्क करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा मत कीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी टाइम पे आप ओएमआर शीट पे भी सर्कल कर लीजिए। और आपका ये भी ध्यान होना चाहिए कि अगर आपने कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं तो उसी का ओएमआर शीट पे भी वो आपको स्किप करना है, ये भी आपका ध्यान होना चाहिए। और इसका भी एक अच्छा ध्यान रखिए कि अनइंटेंशनली कभी ओएमआर को टच ना हो जाए। इससे आपको पता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आपका पूरा क्वेश्चन वो मार्क्स चले जाएंगे। और एग्ज़ाम एंग्जाइटी तो आना नॉर्मल है, ये भी हमें कई बार स्टडी में एक ऑब्स्टेकल बन सकता है। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जिससे उनका जो पूरा स्टडी है, उनका जो पूरी मेहनत है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो एग्ज़ाम एंग्जाइटी हैज़ अ पावर टू डिरेल ऑल योर हार्ड वर्क। आपने जितनी भी मेहनत की है उस सबको वो बर्बाद करने के लिए एग्ज़ाम एंग्जाइटी इट इज़ सफिशिएंट। सो हाउ टू कंट्रोल एग्ज़ाम एंग्जाइटी। आप 2-3 तरीके हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे पहला, डाइवर्ट योर अटेंशन।
जैसे आप एग्ज़ाम को सॉल्व कर रहे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे एग्ज़ाम में, कुछ लगातार 2-3 क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गए जो आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे आप, तो जिस वजह से आपका एंग्जाइटी बढ़ गया। सो डाइवर्ट योर माइंड टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड। मतलब ये सोचिए कि आपको कितना आया है, आपने कितनी मेहनत की है, इन सब चीज़ों पे सोचिए। जो इजी क्वेश्चंस है, बाकी उसके जो 2-3 क्वेश्चंस के आगे भी कुछ इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, उसकी तरफ जाइए। दूसरा, ट्राई टू डिस्क्राइब द एंग्जाइटी, यानी आप एकदम शांत हो जाइए और देखिए कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट वाइब्रेट कर रहा है। जैसे कभी कोई कुछ फेशियल मसल वाइब्रेट करता है एंग्जाइटी की वजह से, और उसी पे आप फोकस कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 1-2 मिनट बाद वो वाइब्रेशन भी कम हो गया है और एंग्जाइटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपके पेपर के बीच में आ जाती है, सो स्टॉप राइटिंग द पेपर, आप आपकी आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। और जो आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आप जो सांसों पे आप ध्यान रखिए, मतलब जो अंदर बाहर सांसें हो रही है उसे ध्यान रखिए, 1-2 मिनट तक कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग शांत हो गया है और फिर से आप एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम स्ट्रेस में आपको जब कई स्टूडेंट्स को आता है, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को आता है, तो हम नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा करने लगते हैं कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप राइटिंग द पेपर और सोचिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक पे ध्यान दीजिए एंड से स्टॉप। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि आपका फ्रेंड इसी तरह से नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो नेगेटिव अपने आप को बोल रहा है, तो आप उसे कैसे कंसोल करेंगे, आप उसे कैसे उसकी एग्जाइटी कम करेंगे, ये सोचिए और यही अपने आप को बोलिए। तो कभी कोई मुश्किल सिचुएशन आया तो फियर आता है। सो फियर ऑफ फेलियर कभी आता है तो सोचिए कि फियर क्या है। फियर हो सकता है कि आप MBBS को नहीं लग पा रहे हो, आपका ये फियर हो सकता है। फियर क्यों है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि हाँ ठीक है, आप MBBS को नहीं लगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इट इज़ द एंड ऑफ द रोड। आप BDS कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, या फिर आपकी फील्ड चेंज कर सकते हैं। सो अभी व्हाट कैन आई डू नाउ। सो रिमाइंड योर सेल्फ कि आई एम एन एक्शन टेकर, कि हाँ मैं मेहनत करूँगा, एंड फोकस ऑन स्मार्ट वर्क दैट देन रिजल्ट, यानी अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए, रिजल्ट अभी कुछ टाइम के लिए भुला दीजिए। ये फोकस कीजिए कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं, जितनी आपको मेहनत करनी चाहिए, दिन की मेहनत जो आपको करनी चाहिए वो आप कर पा रहे हैं या नहीं, इस पे फोकस कीजिए। सो फ्रेंड्स, सो अभी ये जो आपका टाइम है, 1 साल 6 महीना, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। तो इस टाइम पे एब्सोल्युटली से नो टू पीयर प्रेशर। कुछ फ्रेंड्स आपको बोल सकते हैं कि चलो आज टाइम पास कर लेते हैं, आज क्लास बंक मारते हैं, आज पिक्चर चले जाते हैं। सो एब्सोल्युटली उसे मना कीजिए। आपका एक गोल है और आपको उसी पे फोकस करना है, और आपको और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। अब ये थोड़ा सा टाइम है, इसमें अगर आप थोड़ा सा सेल्फिश होते हैं तो भी ठीक है, लेकिन आपका फोकस सिर्फ अपने गोल पे होना चाहिए। और एक और ऑब्स्टेकल आता है हार्ड वर्क में, वो है सोशल मीडिया, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब है। सो मैं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया यूज़ मत कीजिए, एक नीट की एग्ज़ाम तक मत यूज़ कीजिए। नीट की एग्ज़ाम से आने के बाद ही आपका मोबाइल लीजिए। जो थोड़ा बहुत व्हाट्सएप आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी टीचर्स को डाउट पूछने के लिए ही। उसके अलावा बिल्कुल भी मोबाइल को हाथ मत लगाइए। लैग टाइम होता है कि इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड यू आर नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट, यानी आप पूरी मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी आपकी जो अपेक्षा है रिजल्ट्स की उतने आपको नहीं मिल पा रही है। तो लैग टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कीप गोइंग ड्यूरिंग द लैग टाइम। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उससे रिजल्ट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। इस टाइम में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलवेज बी पेशेंट ड्यूरिंग द लैग टाइम, एंड
ओनली फोकस ऑन योर कमिटेड टाइम टेबल ड्यूरिंग सच पीरियड। अगर आप इसी तरह से हार्ड वर्क करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको बाद में रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो कंपैरिजन अभी आप जानते हैं कंपैरिजन तो होता है, जैसे आपके एग्ज़ाम्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं और एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट भी मार्क्स वाइज डिस्प्ले करते हैं, आपके व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं। तो कंपैरिजन तो होता है स्टूडेंट्स में। एम ऑफ कंपैरिजन होता है टू इम्प्रूव योर सेल्फ, लेकिन कई बार कंपैरिजन डैमेजिंग भी हो जाता है, जैसे आपका वो स्ट्रेस बढ़ा देता है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर सकता है। तो इससे हमें ये करना चाहिए कि कंपैरिजन हमेशा सेल्फ कंपैरिजन होना चाहिए। हमें हमेशा खुद से कंपेयर करना चाहिए कि हम जो लास्ट टाइम हमें मार्क्स आए थे उससे हमारे कितने मार्क्स बढ़े हैं। हमें ये कंपेयर करना चाहिए कि लास्ट टाइम अगर आपके सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो कितने सिली मिस्टेक्स आपके होना कम हुए हैं। इस तरह से हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हमेशा पिछले एग्ज़ाम से हमें 2 से 5% मार्क्स बढ़े। और मल्टीपल टास्किंग यानी एक साथ बहुत सारी चीज़ें करना। आप जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको याद आया कि अरे हाँ कुछ और सब्जेक्ट का कुछ और भी पढ़ना है, या फिर कुछ पढ़ते वक्त आपको कोई कंसेप्ट याद आया जो आपको फिर से किसी और बुक से पढ़ना है, तो फिर उससे आपकी जो ऑनगोइंग पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसके लिए हम ऐसा करें कि एक डायरी लीजिए और जो भी आपको ऐसी कोई चीज़ याद आती है उस डायरी पे लिख दीजिए। इससे ये होगा कि आपका जो उन चीज़ों को याद रखने का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और आप उन चीज़ों को बाद में रिवाइज कर पाओगे। और वो जो आप डायरी बना रहे हो उसे आप रिव्यू करते रहिए और जो कुछ आपने लिखा है उसे कंप्लीट ज़रूर कीजिए। एंड रिचार्ज योरसेल्फ, यानी आपका डे टाइम में पढ़ाई जितना इम्पोर्टेंट है, स्लीप भी रात को उतना इम्पोर्टेंट है। एंड हाउ शुड यू वर्क हार्डर, तो फिर आपको मतलब एक फॉर से आइडियल पढ़ाई आपको कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे एक 1 to 2 लॉन्ग ब्रेक्स के बजाय आप फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए, यानी 50 मिनट पढ़ाई कीजिए फिर 10 मिनट ब्रेक, फिर 50 मिनट पढ़ाई फिर 10 मिनट ब्रेक, ऐसा 3 से 4 घंटे के लिए कीजिए। और उसके बाद में एक लॉन्ग ब्रेक लीजिए जिसमें आपका कोई काम जैसे खाना खाना हो या नहाना हो वो आप कर सकते हैं। एंड वाई स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, स्लीप इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इंक्रीजेस योर फोकस, और जब आप अगले दिन उठोगे तो आपके पास फिर से आपका माइंड उसी तरह फ्रेश होगा और आप रिचार्ज रहोगे। मिनिमम 7 to 7.5 आवर्स की स्लीप नेसेसरी होती है मेरे हिसाब से एवरी नाइट। एंड इस टाइम पे जो आपका आखिर का कुछ टाइम है इसमें हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेक श्योर आपको कोई बीमारी ना हो, क्योंकि बीमारी होगी तो आपका उसमें टाइम चला जाएगा और आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका जो अच्छा टेम्पो बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए अभी इस कुछ टाइम के लिए थोड़े से प्रिकॉशंस लीजिए, जैसे बाहर का खाना या तला हुआ खाना मत खाइए, ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर एंड ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर ऑन द एग्ज़ाम डे, उसमें नाइट बिफोर एग्ज़ाम। तो फिर नाइट बिफोर एग्ज़ाम से एक रात पहले ही आपको आपकी हॉल टिकट और ये सारी जो आपका जो पेन पेंसिल शार्पनर ये सब मटेरियल है वो आपका तैयार हो जाना चाहिए किसी भी एक बॉक्स में। और उस रात को मिनिमम आपको 8 घंटे से ज़्यादा की ही स्लीप लेनी है, यानी जो आप नॉर्मल स्लीप लेते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा ही स्लीप लेनी है ऑन एग्ज़ाम डे। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 4 घंटे पहले उठे एग्ज़ाम से, और एग्ज़ाम का दिन है तो उस दिन आप सिर्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते रहिए और एग्ज़ाम पे ही फोकस कीजिए। और ब्रेकफास्ट हेल्दी रखिए जिसमें अच्छा हाई ग्लूकोज लेवल हो, और तला हुआ खाना मत खाइए। और जो भी आपका हॉल टिकट पे दिया हुआ जो इंस्ट्रक्शंस है उसे फॉलो कीजिए, चाहे वो कोई ड्रेस कोड हो चाहे फिर और कोई चीज़ हो उसे फॉलो कीजिए। और वॉच मतलब आपको पहननी चाहिए, लेकिन नीट के एग्ज़ाम में तो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि नीट की एग्ज़ाम के हॉल में ही आपके पास वो एक क्लॉक होता है, तो इसलिए वॉच तो नीट में अलाउ नहीं करेंगे। और उस दिन आप बुक्स मत खोलिए, आपको जितना पता है उतना
बहुत सफिशेंट है। अगर आपको अभी तक कुछ चीज़ें नहीं पता तो अभी पढ़ के आप जो आपको पता है वो भी कंफ्यूज कर दोगे, इसलिए अभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने रेडी किया था हॉल टिकट, पेन, पेंसिल, वो सब आप फिर से एक बार देख लीजिए। और अगर आपके पास ऐसा लग रहा है आपको कि फ्री टाइम है तो फिर अपने एक गोल पे ही फोकस करिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। एंड जैसे अभी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स ले लीजिए, भगवान की भी ब्लेसिंग्स ले लीजिए। और जो आपका शेड्यूल टाइम है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने का, उसी टाइम पे या फिर उससे भी 5-10 मिनट पहले ही पहुंचिए। और एट एग्जामिनेशन सेंटर सो सी द हॉल नंबर एंड ट्राई टू रीच द हॉल एज सून एज पॉसिबल। अब उस दिन ऐसे अब देखेंगे कि फ्रेंड्स ग्रुप बना के डिस्कशन कर रहे हैं तो उसे आप अवॉइड कीजिए। एग्ज़ाम होने तक आप अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे और अपनी एग्ज़ाम पे ही रखिए और किसी भी चीज़ पे अपना फोकस मत कीजिए। और अगर आपके पास लग रहा है कि आपके पास करने को कुछ नहीं है, आप बोर हो रहे हो, तो सिंपल आंखें बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ड्यूरिंग राइटिंग द पेपर सो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। और जो भी आपका रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जैसे हॉल टिकट नंबर हो और आपका रोल नंबर हो, वो सब आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि नीट में आपको एक ही OMR शीट मिलेगी। अगर उसमें आप गलती कर दोगे तो अब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में अगर MCQ पेपर है तो सीधा फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ना चालू कर दीजिए। ऐसा पूरा रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ हार्ड लगे तो आपको शुरुआत से ही स्ट्रेस आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं। इसलिए आपने जो सोच रखा है एग्ज़ाम में जाने से पहले कि आप कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करेंगे और किस सेक्शन को कितना टाइम देंगे, उसी तरह से आप अपने एग्ज़ाम को प्रोसीड कीजिए। और जितना टाइम आपने एक को फिक्स रखा है उतना ही आप टाइम देने की कोशिश कीजिए। अगर बाय चांस जैसे फिज़िक्स में आपने रिक्वायर्ड टाइम में आपके सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, फिर भी दूसरे सेक्शन पे चले जाइए, क्योंकि वो सेक्शंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और वो होने के बाद अगर टाइम बचता है तो फिर आप ये देख सकते हैं। और ये याद रखिए कि OMR शीट एकदम ध्यान से फिल कीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में तो आपको OMR शीट पे भी वो स्किप करना है, ये आप याद रखिए। और अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते रहिए एग्ज़ाम के वक्त। जैसे बोलते रहिए कि हाँ चलो इतना हो गया, बहुत अच्छा हुआ, हाफ डन, सो फार सो गुड। इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप नीट की एग्ज़ाम दोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे 3 घंटे का तो पेपर होता है, लेकिन पूरे 3 घंटे आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा कम टाइम ही मिलेगा। वो जो आपका इन्विजिलेटर है थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। एग्ज़ाम में एकदम डिस्टर्ब नहीं हो जाना है, क्योंकि अब ऐसा हर साल होता है कि बहुत सारे बच्चे, उन्हें पता चलता है कि टाइम कम मिल रहा है, इन्विजिलेटर ने डिस्टर्ब कर दिया, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप प्रिपेयर्ड रहिए कि हाँ डिस्टर्ब वो करेगा, लेकिन आपको आपने जैसा प्लान किया था उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, सो थैंक यू। एंड आई ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल माई टीचर्स जिन्होंने 2 साल में मुझे सपोर्ट किया, मदद किया, पढ़ाया, और जब भी थोड़ा सा मैं डाउन होता था मोटिवेशन में या मार्क्स में, और तब मुझे हेल्प भी किया। सो फिर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भार्गव सर को, उनकी पूरी टीम को, IIB को, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस, और जादव सर, शिरसाट सर, और केमिस्ट्री के लिए कोनारे सर, जिनसे भी मुझे हेल्प मिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।